फिल्म की शुरुआत केलर डोवर नाम के एक पिता को अपने बेटे राल्फ डोवर को पेंसिल्वेनिया के कॉन्ज्यूर्स के पास जंगल में हिरण का शिकार करने का तरीका सिखाते हुए दिखाई जाती है। उस रात केलर अपनी पत्नी ग्रेस डोवर और उनकी सबसे छोटी बेटी अन्ना डोवर सहित अपने परिवार के साथ थैंक्स गिविंग मनाने के लिए अपने अच्छे पड़ोसियों फ्रैंकलिन बिर्च परिवार के पास जाते हैं। दोनों परिवार बहुत करीब हैं, खासकर इसलिए क्योंकि फ्रैंकलिन के भी राल्फ और अन्ना की उम्र के आसपास के बच्चे हैं, जिनका नाम एलिजा बिर्च और जॉय बिर्च है। रात के खाने के बाद एना और जॉय अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने घर के चारों ओर घूमते हैं, जब तक कि वे सड़क के किनारे खड़ी एक आरवी के पास नहीं पहुंच जाते। नहीं चाहते कि उनके भाई बहन परेशानी का कारण बने, राल्फ और एलिजा जल्दी से अपने छोटे भाई बहनों को घर वापस ले जाते हैं। कुछ ही समय बाद एना ने केलर से जॉय के साथ खिलौना लेने के लिए उसके घर जाने की अनुमति मांगी। इसके बाद केलर को एहसास हुआ कि अन्ना और जॉय बिना निगरानी के चले गए, जिससे वह घबरा गया और उसने तुरंत घर की जांच की। दुर्भाग्य से केलर को दो छोटी लड़कियां नहीं मिली, जिससे परिवार के सभी सदस्य चिंतित हो गए और उन्होंने अपने घर के आसपास तलाश शुरू कर दी। राल्फ और एलिजा भी उस आरवी की तलाश में हैं जिसने पहले उनकी छोटी बहन का ध्यान खींचा था, लेकिन वाहन पहले ही गायब हो चुका है। इस वजह से दोनों परिवार पुलिस को अन्ना और जॉय के लापता होने की रिपोर्ट करते हैं, जहां जासूस लोकी को मामले को संभालने का काम सौंपा जाता है। रात में लोकी और उसकी टीम को आरवी जंगल के किनारे खड़ी मिली। जब पुलिस वाहन को घेरती है तो चालक आरवी को एक पेड़ से टकराकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस ने तुरंत आरवी का निरीक्षण किया, लेकिन अपहरण का कोई सुराग नहीं मिला और ड्राइवर एलेक्स जोन्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में लोकी ने जॉय और अन्ना के ठिकाने के बारे में एलेक्स से 10 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन अजीब तरह से एलेक्स कोई उपयोगी जानकारी नहीं देता है। नतीजतन लोकी अपनी टीम को एक विशेष खोज इकाई बनाने और एलेक्स के आरवी की दोबारा जांच करने का निर्देश देता है। गहन निरीक्षण करने के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे उन्हें दो लापता छोटी लड़कियों का पता लगाने में मदद मिल सके। हार मानने को तैयार नहीं, लोकी ने एलेक्स के घर जाने का फैसला किया, जो अपनी चाची होली के साथ रह रहा है। आगमन पर लोकी अपने भतीजे के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए होली से मिलने से पहले एक पुरानी जंग लगी कार देखती है। होली तब बताती है कि वह तब से एलेक्स की देखभाल कर रही है जब वह 10 साल का था। एलेक्स के कमरे की जांच करने के बावजूद लोकी को अपनी जांच के दौरान कोई सुराग नहीं मिला। जहां एलेक्स की आरवी मिली थी, उसके आसपास के जंगलों में भी तलाश की गई, लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस को एना और जॉय के लापता होने के संबंध में कोई सुराग नहीं मिला है। लोकी फिर दोनों पीड़ितों के परिवारों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। साक्षात्कार के दौरान केलर एलेक्स को अभी तक संदिग्ध के रूप में नामित नहीं करने के लिए पुलिस से परेशान और निराश हो गया। लोकी बताते हैं कि एलेक्स मानसिक रूप से विकलांग है और उसने पूछताछ के दौरान कुछ भी मददगार नहीं बताया, इसलिए पुलिस तुरंत उसे अपराधी के रूप में नामित नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर पुलिस को अगले 24 घंटों के भीतर एलेक्स की संलिप्तता का सबूत नहीं मिलता है तो उन्हें उसे रिहा करना होगा। यह सुनकर केलर और भी निराश हो जाता है और पुलिस स्टेशन छोड़ने का फैसला करता है। दूसरी ओर लोकी भी निराश महसूस करता है, खासकर जब से वह अपने द्वारा संभाले जाने वाले हर मामले को सुलझाने के लिए जाना जाता है। इसके बाद लोकी अपने वरिष्ठ से एलेक्स को लंबी अवधि के लिए हिरासत में रखने का अनुरोध करता है, हालांकि इस अनुरोध को स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। जांच जारी रखने के लिए लोकी पहले यौन उत्पीड़न के मामलों में शामिल लोगों के घरों पर जाकर अन्ना और जॉय को खोजने की कोशिश करता है। कई घरों का दौरा करने के बाद लोकी पैट्रिक डन नामक एक पुजारी के घर पहुंचता है। दुर्भाग्य से जब वह उससे पूछताछ करने का प्रयास करता है तो पूर्व पुजारी नशे में होने के कारण बेहोश हो जाता है। हालांकि लोकी घर की तलाशी लेता है जब तक कि उसे एक गुप्त कमरा नहीं मिल जाता, जहां उसे भूल भुलैया पेंडेंट पहन किसी व्यक्ति का शव मिलता है। लोकी तुरंत पैट्रिक से शव की पहचान के बारे में सवाल करता है और पैट्रिक ने 5 साल पहले उस व्यक्ति की हत्या करने की बात कबूल कर ली। जब उस व्यक्ति ने हत्या करना स्वीकार किया, 16 बच्चे। अगले दिन केलर और अन्य लोग जंगल में नदी के किनारे खोज करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्ना और जॉय लापता नहीं हैं, क्योंकि वे बह गए थे। खोज के दौरान केलर को खबर मिलती है कि एलेक्स को रिहा कर दिया गया है, इसलिए वह इसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। उस समय लोकी ने समझाया कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एलेक्स को अधिक समय तक हिरासत में रखना कानून के खिलाफ होगा। गुस्से में केलर एलेक्स के पास जाता है, जो अचानक कहता है कि एना और जॉय उनके जाने से पहले रोए नहीं थे। यह सुनकर केलर तुरंत लोकी और अन्य पुलिस अधिकारियों को सूचित करता है। अजीब बात है, जब लोकी ने एलेक्स से दोबारा पूछताछ की तो उसने कुछ नहीं कहा।
जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया कि सच कौन कह रहा है। घर पर ग्रेस की हालत खराब हो गई है क्योंकि उसकी बेटी नहीं मिली है और ट्रैंक्विलाइजर बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। ग्रेस अपनी बेटी की अच्छी देखभाल न कर पाने के लिए भी केलर को दोषी ठहराती है। जैसे जैसे स्थिति तेजी से अराजक होती जाती है, केलर एलेक्स की गतिविधियों की निगरानी करके अपनी जांच करने का फैसला करता है, जब तक कि वह एलेक्स के अन्य व्यक्तित्व को उसके पालतू जानवर के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नहीं देख लेता। झिझकते हुए केलर ने सड़क पर एलेक्स पर अपनी बंदूक तान दी। अगली सुबह केलर फ्रैंकलिन को अपने माता पिता के घर ले जाता है, जो उनके पड़ोस से ज्यादा दूर नहीं है, जहां उसने एलेक्स का अपहरण कर लिया है। फ्रैंकलिन इस बात से हैरान है कि उसका दोस्त इतनी हद तक जा सकता है और केलर को समझाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर लोकी एक अन्य बच्चे के अपहरण पीड़ित के माता पिता से मुलाकात करके अन्ना और जॉय के अपहरण मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जिसका मामला लगभग केलर के समान है। गवाही के अनुसार लोकी के सामने वाली महिला का कहना है कि वर्षों पहले उसके बेटे बैरी का आरवी चला रहे किसी व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था और तब से वह नहीं मिला है। इस बीच केलर और फ्रैंकलिन अपना समय एलेक्स से पूछताछ करने में बिताते हैं, यहां तक कि युवक को बुरी तरह से पीटते हैं क्योंकि वह बात करने से इनकार करता है। इसके बावजूद केलर ने उसे हथौड़े से मारने की धमकी दी। उस रात अन्ना और जॉय के लापता होने की खबर पूरे शहर में फैल गई, जिससे कई निवासी अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए फ्रैंकलिन और केलर के घरों के सामने इकट्ठा हो गए। भीड़ के बीच लोकी की नजर अचानक एक संदिग्ध युवक पर पड़ती है, जो उसका पीछा करने की कोशिश करने पर भाग जाता है। तुरंत लोकी रहस्यमय युवक के चेहरे के बारे में खबर प्रसारित करता है ताकि जो कोई भी उसे देखे वह तुरंत पुलिस से संपर्क कर सके। संदिग्ध युवक की उपस्थिति के बाद फ्रैंकलिन को एलेक्स को प्रताड़ित करने में केलर के साथ उसके कार्यों पर संदेह होने लगता है। इसके बावजूद केलर को लगता है कि वह युवक सिर्फ ध्यान भटकाने वाला है, क्योंकि एलेक्स अभी भी कुछ छिपा रहा है। एक दिन एलेक्स के लापता होने की खबर से लोकी हैरान हो जाता है। भले ही लोकी को लगता था कि उसके वरिष्ठ के पास उस पर नजर रखने वाला कोई है, जिस पर पहले अपहरणकर्ता होने का संदेह था। इस वजह से जैसे जैसे मामला और अधिक जटिल होता जाता है, लोकी और अधिक निराश होता जाता है। एक दोपहर एक कपड़े की दुकान के क्लर्क ने लोकी को सूचित किया कि टेलीविजन पर रिपोर्ट किया गया रहस्यमय व्यक्ति हर हफ्ते उसकी दुकान से बच्चों के कपड़े खरीदता है। इस जानकारी के साथ लोकी अधिक विवरण इकट्ठा करने के लिए कपड़े की दुकान पर जाता है। इस बीच फ्रैंकलिन की पत्नी नैन्सी को अंततः केलर और उसके पति द्वारा एलेक्स को कैद करने के बारे में पता चलता है। परिणाम स्वरूप फ्रैंकलिन नैन्सी को सीधे एलेक्स से बात करने के लिए लाता है। उस समय नैन्सी शांत दिखाई देती है और एलेक्स को जॉय और अन्ना के ठिकाने का खुलासा करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। एलेक्स की पस्त हालत पर दया महसूस करते हुए नैन्सी ने एलेक्स को बात करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसके हाथ भी खोल दिए, लेकिन वह इस अवसर का उपयोग नैन्सी पर हमला करने के लिए करता है। दुर्भाग्य से केलर और फ्रैंकलिन उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं। इस घटना के बाद केलर ने एलेक्स को गर्म पानी के नल वाले एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। जब भी एलेक्स सवालों का जवाब देने से इनकार करता है तो उसे गर्म पानी से दाग दिया जाता है। हालांकि अमानवीय केलर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कुछ भी करने पर जोर देता है। उसी समय बॉब टेलर नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति, जिसकी पुलिस को तलाश है, बुर्ज परिवार के घर में घुस जाता है, जबकि फ्रैंकलिन और नैन्सी बाहर होते हैं। कुछ ही समय बाद फ्रैंकलिन और उसकी पत्नी घर लौटे और पाया कि उनके घर में कोई घुस आया है। दुर्भाग्य से फ्रैंकलिन बॉब को पकड़ने में विफल रहता है, जो एक खिड़की से भाग जाता है। बॉब फिर डोवर परिवार के घर में घुस जाता है और अन्ना के कमरे में प्रवेश करता है। ग्रेस अन्ना के कमरे में किसी के आने की आवाज सुनकर जांच करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है, क्योंकि बॉब खिड़की के माध्यम से बिना किसी सुराग के भाग गया है। इस वजह से ग्रेस तुरंत पुलिस को बुलाती है, यह सोचकर कि उसकी बेटी वापस आ गई है। कुछ ही समय बाद लोकी डोवर के घर पहुंचता है और उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगता, यह मानते हुए कि ग्रेस मतिभ्रम कर रही है। ग्रेस फिर लोकी से तहखाने की जांच करने के लिए कहती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्ना वहां नहीं है। निरीक्षण के दौरान लोकी को गलती से क्षारीय पाउडर बैग मिल गए, जो आमतौर पर दाह संस्कार के लिए उपयोग किए जाते हैं। लोकी को आश्चर्य होता है कि केलर ऐसा पाउडर क्यों जमा कर रहा है। उसका संदेह तब और बढ़ गया जब ग्रेस ने उल्लेख किया कि केलर पुलिस के साथ अन्ना की तलाश करते हुए लगभग हर रात देर से घर आता है। अगले दिन लोकी केलर का पीछा करने का फैसला करता है, लेकिन केलर को इसका एहसास होता है। वह एक शराब की दुकान के पास रुकता है और नशे में होने का नाटक करता है ताकि वह अपनी कार में बैठ सके।
उस समय केलर सवाल करता है कि लोकी उसका पीछा क्यों कर रहा है, और लोकी केलर से उसकी रात की गतिविधियों के बारे में सवाल करता है, जिससे उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। परेशान होकर केलर लोकी की कार से बाहर निकलता है और घर जाने का फैसला करता है। नशे में केलर सो जाता है और अन्ना के सपने देखता है और मदद की गुहार लगाता है। जागने पर केलर तुरंत उस घर में जाता है जहां वह एलेक्स को बंदी बनाकर उससे पूछताछ जारी रखता है। इस कोशिश के दौरान एलेक्स कहता है कि वह एलेक्स नहीं है। केलर एलेक्स के बयान को नहीं समझ पा रहा है और अधिक निराश हो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी अन्ना के लापता होने के बारे में कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला है। कुछ ही समय बाद लोकी अचानक उस घर में घुस जाता है जहां एलेक्स को रखा गया है, जिससे केलर घबरा जाता है, क्योंकि अगर लोकी को पता चलता है कि एलेक्स ने उसका अपहरण कर लिया है तो उसे कैद किया जा सकता है। जासूस को धोखा देने के लिए केलर दिखावा करता है कि वह अक्सर घर पर शराब पीकर समय बिताता है, लेकिन लोकी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और हर कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देता है। जैसे ही लोकी उस कमरे में प्रवेश करने वाला होता है जहां एलेक्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे कपड़े की दुकान के क्लर्क का फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि बॉब अभी उसकी दुकान पर आया है। क्लर्क बॉब का वाहन नंबर भी प्रदान करता है, जिससे लोकी को खोज करने के लिए घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्लर्क से मिली जानकारी के साथ लोकी सफलतापूर्वक बॉब के घर का पता लगाता है, जहां उसे रसोई में सड़ा हुआ सुअर का मांस और एक कमरे में कई बंद बक्से मिलते हैं। उपकरणों के बिना बक्सों को खोलने में असमर्थ लोकी ने बॉब को अपनी कार में रोकने का फैसला किया और फिर एक क्राउबार निकाला, जिसका उपयोग वह सभी संदिग्ध बक्सों को खोलने के लिए करता है। अंदर लोकी को खून से सने बच्चों के कपड़े, कई सांप और मक्के के कुछ चित्र मिले, जो उसे समझ में नहीं आए। कुछ समय बाद बॉब के बक्से में पाए गए अपहरण पीड़ितों के कपड़ों की पहचान करने के लिए केलर और फ्रैंकलिन को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। बॉब की गवाही के आधार पर उसके द्वारा अपहृत सभी बच्चों को मार दिया गया है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने उनके शवों को कहां दफनाया था। जब फ्रैंकलिन और नैन्सी पाए गए कपड़ों की तस्वीरों की जांच करते हैं, तो वे अंततः जॉयस कपड़ों की पहचान करते हैं, जो दर्शाता है कि उनकी बेटी मर चुकी है। तस्वीरों में अपने खून से सने मोजे पहचानने के बाद केलर को इस कड़वी सच्चाई का भी सामना करना पड़ा कि अन्ना मर चुकी है। घर पहुंचने पर केलर ने राल्फ से ग्रेस को टीवी और समाचार पत्रों से दूर रखने के लिए कहा, ताकि वह अन्ना की मौत की खबर सुनकर उन्मादी न हो जाए। जाहिर तौर पर पुलिस को अपनी बेटी का शव मिलने के बाद केलर ने ग्रेस को सूचित करने की योजना बनाई है। पूछताछ कक्ष में पुलिस बॉब से पीड़ितों के शवों का स्थान दिखाने वाला एक नक्शा बनाने के लिए कहती है। हालांकि कमरे में घंटों रहने के बाद बॉब केवल एक भूल भुलैया बनाता है, जिससे लोकी निराश हो जाता है और लगभग उस पर हमला कर देता है। केलर लोकी को रोकने के लिए एक साक्षात्कार की पेशकश करता है, इस बात से अनजान कि बॉब ने अधिकारी की बंदूकों में से एक ले ली है और इसका उपयोग अकल्पनीय करने के लिए करता है। इस बीच केलर ने एलेक्स को अन्ना के शरीर का स्थान बताने के लिए प्रताड़ित करना जारी रखा। अपने प्रयासों से एलेक्स अंततः कहता है कि बच्चे भूल भुलैया में फंस गए हैं। दुर्भाग्य से एलेक्स भूल भुलैया के स्थान की व्याख्या नहीं करता है, जिससे केलर को होली का दौरा करने और अपने हाल के व्यवहार के लिए माफी मांगने का नाटक करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस समय केलर एलेक्स के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है और होली बताती है कि जब एलेक्स बच्चा था तो उसके पति के पालतू सांप द्वारा काटे जाने के बाद उसने अजीब व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। अपनी बातचीत के दौरान केलर टीवी पर बॉब की मौत के बारे में एक समाचार रिपोर्ट देखती है। पुलिस स्टेशन में लोकी बॉब की मौत के बारे में दोषी महसूस करता है और उसके द्वारा बनाए गए भूल भुलैया चित्र के अर्थ के बारे में सोचता है। ड्राइंग की जांच करने के बाद लोकी को पता चलता है कि बॉब की भूल भुलैया ड्राइंग पैट्रिक के घर के गुप्त कमरे में शरीर पर पाए गए पेंडेंट से काफी मिलती जुलती है। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने बताया कि एना और जॉयस के कपड़ों पर लगा खून इंसानों का नहीं बल्कि सुअर का खून था। इसके अतिरिक्त घर के बगल में दबी हुई एक बच्चे की मूर्ति की खोज को छोड़कर बॉब के घर के आसपास किसी भी बच्चे का शव नहीं मिला। आगे की जांच में पुलिस को पता चला कि बॉब बचपन में अपहरण का शिकार हुआ था और उसे एक विशेष दवा का इंजेक्शन दिया गया था, जिससे वह अपहरणकर्ता का चेहरा भूल गया था। इस आघात के कारण बॉब को लगने लगा कि वह अपहरणकर्ता है और वह विभिन्न बाल अपहरण मामलों के बारे में किताबें पढ़ने के लिए जाना जाता था। इसके अतिरिक्त एना और जॉयस को छोड़कर बक्सों में सभी बच्चों के कपड़े नए थे, जिन्हें बॉब ने स्टोर से खरीदा था। इस सारी जानकारी से लोकी समझ गया कि बॉब बर्च के पास आया था और उसने अन्ना और जॉयस के कपड़े चुराने के लिए उनके घरों में धावा बोला था।
जब लोकी ने केलर के घर पर अपराध स्थल का दोबारा निरीक्षण किया तो उसे बॉब के भागने के निशान मिले, जिसमें अन्ना का मोजा भी शामिल था जो उसके शयन कक्ष की खिड़की के नीचे गिरा हुआ था। एक बार पुलिस ने जॉय को सड़क के किनारे जीवित पाया और तुरंत उसे अस्पताल ले गई। यह सुनकर केलर और ग्रेस अन्ना की हालत के बारे में जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। जॉयस की गवाही से उसे और अन्ना को अपहरणकर्ता ने नशीला पदार्थ दिया था और एक भूल भुलैया पहेली पुस्तक को पूरा करने का आदेश दिया था। जो भी पहले समाप्त कर लेता उसे आजादी का वादा किया जाता था। जब अपहरणकर्ता का ध्यान भटक गया तो जॉय और अन्ना ने भागने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से अन्ना को अपहरणकर्ता ने फिर से पकड़ लिया। अजीब बात यह है कि जॉय ने केलर की आवाज सुनने का उल्लेख किया जब उसे बंदी बनाया जा रहा था। जॉयस की गवाही से केलर को एहसास हुआ कि उसकी बेटी का अपहरण किसने किया था। दुर्भाग्य से पुलिस को संदेह हुआ कि केलर ही अपहरणकर्ता था, जिसके कारण वह पकड़े जाने से बचने के लिए अस्पताल से भाग गया। इसके बाद लोकी ने केलर को उस गुप्त घर में ढूंढने की कोशिश की जहां केलर पहले गया था। स्थान पर पहुंचने पर लोकी को केवल एलेक्स मिला जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। इस बीच केलर होली के घर जाती है जो अन्ना और जॉय के अपहरण का मास्टरमाइंड था। उसे एहसास हुआ कि उसका पर्दाफाश हो गया है। जब केलर अन्ना से मिलने के लिए कहता है तो होली उस पर बंदूक तान देती है और होली इस शर्त पर सहमत हो जाती है कि वह हथकड़ी पहनेगा और जहर पिएगा। इस बिंदु पर सच्चाई सामने आने लगती है, क्योंकि होली और उसका पति अपने बच्चे को लेने के लिए भगवान से बदला लेने के लिए बच्चों का अपहरण करते थे। एलेक्स उनका पहला शिकार था और बॉब का भी होली ने अपहरण कर लिया था, जिसके कारण उसे अपनी बंदूक से निशाना बनाकर आघात पहुंचाया गया था। होली ने केलर को जंग लगी कार को घर के सामने से हटाने और उसके नीचे एक गुप्त डिब्बे को खोलने का निर्देश दिया। उस समय केलर उद्घाटन के माध्यम से बार बार अपनी बेटी का नाम पुकारता है, लेकिन अन्ना की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। अप्रत्याशित रूप से